बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उतार डेंसा और आप देख रहे हैं STTV। इंटरेस्ट रेट एक दफ़ा फिर ऊपर चला गया। ये स्पाइक इंटरेस्ट का होना जो है, इसके बारे में बैंक भी चीखते हैं, फलां भी चीखते हैं, कंज्यूमर भी, लोग ताजिर कहते हैं कि क्रेडिट पे अब बिज़नेस हो ही नहीं सकता, स्प्रेड डाल के 28% वगैरह वगैरह करने के लिए। और इसके साथ ही करेंसी मार्केट भी जो एक तरह से इट इज़ लेस्ड आउट विद इट, उसमें भी हम देखते हैं कि चेंजेस आएंगे आगे आने वाले वक्त में। अब क्या हो सकता है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त एक बात अब सर्टन है इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच में कि इन वन वे और द अदर, बल्कि स्ट्रेट अवे पाकिस्तान हैज़ टू बी इन द IMF प्रोग्राम। और इस अगर ये 9th रिव्यू में 1.2 या 3 बिलियन डॉलर दे देते हैं और बाकी रिव्यू नहीं भी होता, इवन देन पाकिस्तान जो है it is on to negotiate another brand new program with the International Monetary Fund। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद अमीन, मॉनेटरी पॉलिसी पे और करेंसी पे गहरी नज़र रखते हैं और शौक़ से करते हैं ये काम। डॉक्टर थोड़ा सा बताएं हमें, ये जो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, ये भी और बढ़ेगा, क्या हो गई? जी तर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल आपने अपने इंट्रो में 3 चीज़ें बड़ी ही अहम जो रखी हैं कि ये जो ख़ासकर जो इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, फिर करेंसी को आप कैसे देखते हैं आगे जाते हुए, पाकिस्तान रुपी एक्सचेंज रेट को, और IMF के हवाले से, ये तीनों ही चीज़ें आपस में जुड़ी हुई। मसलन मार्केट का ये ख्याल है कि जो कल का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है वो IMF ही के जो 9th रिव्यू की कंडीशन के तौर पे उसको अचीव करने के लिए ही बढ़ाया गया है। इसके हम दो एंगल से जनरली तौर पे देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना था, IMF पहले भी कह रहा था, अगर आपको याद हो कि आपको 200-300 बेस पॉइंट बढ़ाना है पहले से उसमें, तो शायद ये बढ़ना तो एक्सपेक्टेड था कि अगर आपको IMF का प्रोग्राम लेना है जो कि बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना था। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक चीज़ जो बड़ी केयरफुल हमें होने की ज़रूरत है, ये जो बढ़ाने का तरीक़ाकार है, ये स्टेट बैंक पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि वो इसको कैसे लेके चलता है, ये चल रहा है। अगर आप पिछले साल 1.5 साल में देखें तो हमारे यहाँ जो अनशेड्यूल्ड प्री पॉन्ड मीटिंग्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, ये 3-4 दफ़ा हो गई हैं। अगर आप लास्ट एग्जांपल देख लें तो 12 जून को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें ये बता रहा था कि अब ऑल इज़ सेट, ऑल इज़ गुड, हमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बट विद इन 2 वीक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। मुझे लगता है कि स्टेट बैंक को प्रीएम्प्ट करना चाहिए था इसको, अगर ये बढ़ाना था, और जो कि ज़ाहिर है IMF के प्रोग्राम के लिए बढ़ाना ज़रूरी था, तो शायद ये जो 12 जून को मीटिंग हुई है उसमें बढ़ाया जा सकता था। ये वो पैनिक या अनसर्टेनिटी क्रिएट नहीं करता जो कि आप प्रीपोन्ड करते हैं मीटिंग्स को करता, लेकिन उससे बढ़ के जो अहम है मुझे लगता है किसी भी सेंट्रल बैंकिंग के लिए। देखिए, मैंने कल लिखा है कि इकनॉमिक पॉलिसी किसी भी मुल्क में जो सबसे बड़ा एक ब्लो हो सकता है, उसके लिए जो सेटबैक हो सकता है, वो ये होता है कि मार्केट अपने सेंट्रल बैंक की कम्युनिकेशन के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दे। और कम्युनिकेशन अगर हर 2 हफ्ते के बाद रिवर्स होगी, तो वो जो आपकी मार्केट का जो ट्रस्ट है उस कम्युनिकेशन के ऊपर, और जिसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को अल्टर करती है, जिसको आप कह लें इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, फ़र्ज़ किया कह लें। मेरी जो आज की अगली इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं वो स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट आती है, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट कहते हैं, उस पर बनती है। अगर वो 2 हफ्ते की स्टेटमेंट कुछ कह रही है और उसके बाद एक नई स्टेटमेंट आती है जो बिल्कुल उसका अपोजिट है, जो अनशेड्यूल्ड आती है, तो मेरा जो ट्रस्ट है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के ऊपर से उठ जाता है या कम हो जाता है। इसका डायरेक्ट मतलब है कि स्टेट बैंक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर अपना जो कंट्रोल है वो लूज़ कर देता है, और जब वो लूज़ होता है तो जो उसका प्राइमरी मैंडेट है प्राइस स्टेबिलिटी का, स्टेट बैंक का, उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो कम हो, हैंडल उसका ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है, जस्ट टू समराइज, कि स्टेट बैंक को चीज़ों को प्रीएम्प्ट करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए ये जो प्री पॉन्ड अनशेड्यूल्ड इमरजेंसी मीटिंग्स हैं, और ये एक सेंस देते हैं कि स्टेट बैंक जैसा इदारा भी अगर पॉलिसी रिवर्सल्स पे चला जाए और बार बार चला जाए, तो वो मार्केट के अंदर अपना जो ट्रस्ट है वो खो देगा, और मॉनेटरी पॉलिसी की जो इफेक्टिवनेस पहले ही पाकिस्तान में बहुत कम है, वो उससे भी ज़्यादा कम हो जाए। ये तो हम बिल्कुल अगर सच्ची बात करने की कोशिश करें, ये तो रजीम इंटरेस्ट मैनेज कर रहा होता है, हमें पता है सब इसमें कौन सी बात है। आपने देखा एक ज़माने में जब रिटेलर पे हुआ, लगाने लगे
टैक्स वगैरह का, अभी हम बात करते हैं कि रिटेलर पे क्यों नहीं लगता, और एग्रीकल्चर रिटेलर पे लगने लगा तो एक ट्वीट आई थी और वो रिवर्स हो गया था, और वो फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं है अब जो करने के लिए। तो ये तो जब तक रजीम ये अपनी पॉलिटिकल वायबिलिटी को या वोट उसको देखता रहेगा, तो ये तो आप जो बात कर रहे हैं उससे ये लगता है कि स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ है, कॉम्पिटेंसी, या आप समझते हैं कॉम्पिटेंसी नहीं है? देखिए, मैं इसको सादा से लफ्ज़ों में रख रहा हूँ कि किसी भी मुल्क के सेंट्रल बैंक को, जब हमें पता था, हर एक को जब पता था कि हमें आईएमएफ के पास जाना है, हमारे पास उसका कोई और अल्टरनेट इस वक्त नहीं है। हमें ये भी मालूम था कि आईएमएफ क्या कह रहा है। आईएमएफ 3-4 चीज़ें कह रहा है, जिसमें से जो मुतल्लका है स्टेट बैंक के वो इंटरेस्ट रेट है। उसका ख्याल था कि आपका जो इन्फ्लेशन आउटलुक है वो ज़्यादा है, ग्रोथ आउटलुक लो है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है इन्फ्लेशन को या इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के लिए, और ख़ासकर करेंसी प्रेशर्स भी इससे जुड़े हुए हैं। तो हमें चाहिए था कि हम इसको पहले एडजस्ट करते। मुझे लगता है ये वही गलती हो रही है जो गवर्नमेंट भी कर रही है, कि हम क्या करते हैं कि हम पहले 2 माह के लिए एक्सचेंज रेट को थ्रू जो इंपोर्ट कंट्रोल्स लगा के मैनेज कर लेते हैं, और फिर हम आईएमएफ के कहने पे यकदम उसको ख़त्म कर देते हैं। यही गलती 2 से 3 दफ़ा स्टेट बैंक ने दोहराई है कि जब आपकी रूटीन की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है तो आप उसमें इन एक्सपेक्टेशंस को, इन फोरकास्ट्स को या इस आउटलुक को एडजस्ट नहीं करते हैं, और जब सडनली आपको आता है तो ये वो परसेप्शन है जो आप भी जैसे कह रहे हैं। आई मीन ज़ाहिर हर एक की अपनी राय है, आपकी एक अपनी राय है, लेकिन ये मार्केट में परसेप्शन है, और ये बड़ी डेंजरस परसेप्शन है कि सेंट्रल बैंक किसी भी मुल्क का वो किसी और के कहने पे, रजीम के कहने पे, आई मीन आप कोई भी अपना वर्ड चूज़ कर सकते हैं, बट मेरा ये है कि किसी भी कहने से एक एमरजेंसीज़ में, और ये परसेप्शन जा रही है कि ये किसी और के कहने पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या आईएमएफ की डिमांड पे बढ़ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है किसी भी सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस की जो एक परसेप्शन है उसके लिए, और सवाल उठाता है अहलियत के ऊपर भी। तो आप सही कह रहे हैं कि ये सवाल ज़रूर उठ रहे हैं मार्केट के अंदर, और क्यों नहीं स्टेट बैंक ने इसको 12 जून को किया। तो मुझे लगता है कि इसको पहले हमें कर देना चाहिए था। तो अच्छा, अब आप ये बताएं कि करेंसी का आप क्या फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि एक तो नेचुरल अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर सेटलमेंट की बात होती है, करेंसी क्यों नहीं, और दूसरा है आप एक्सपेक्टेशंस के लिए, तो ये तो आईएमएफ का सेकंड प्रोग्राम जब तक नहीं आता है, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट तो बड़ा फॉर रीचिंग लगता है करने के लिए। जो नेचुरल स्ट्रेंथ है वो ये है कि अभी हमने कुछ देर, चंद महीनों के बाद $10 अरब देने, और फिर आगे अगले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर, अगला साल क्या है, शुरू हो गया है, तो 2 दिन के बाद ये जो कहना चाहिए कि करंट फाइनेंशियल ईयर ही, तो उसमें $24 अरब हमने देने। तो प्रेशर जो है वो, और फिर हमने आईएमएफ के कहने पे एक्सपेक्टेशन में एज ए डिसीजन कि हम प्रायोरिटी डिसीजन, ये पहले से एक डिसीजन लें फॉर टू क्वालिफाई फॉर द प्रोग्राम, हमने जो इम्पोर्ट के ऊपर जो कर्ब था वो ख़त्म भी कर दिए। तो वेयर डू यू सी इट? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अंडर प्रेशर रहेगी अगला पूरा साल, और उससे आगे भी शायद, क्योंकि जब तक आप अपने बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, एक्सपोर्ट्स, एफडीआई, इनको बेहतर नहीं करते हैं तो प्रेशर तो रहेगा करेंसी के ऊपर, और ख़ासकर जो ही आप हाई ग्रोथ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे वो प्रेशर रहेगा। आप अभी भी अगर देखें, इस वक्त जो हमारा रुपया किसी हद तक हमने पिछले 2-3 माह से स्टेबल रखा हुआ है, वो इम्पोर्ट को कंट्रोल करके। आप इम्पोर्ट्स को थोड़ा सा खोलेंगे तो करेंसी के ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो 3 अहम मुझे लगता है बड़े बुनियादी फैक्टर होंगे कि करेंसी का कैसे चलता है आगे। एक तो ये है कि हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स कैसे हो पाती हैं, किस हद तक हो पाती हैं, वो डिफ़ाइन करेगा हमारे करेंसी एक्सचेंज रेट प्रेशर के ऊपर से। क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त गवर्नमेंट ने जो बजट किया है, करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट उससे शायद डबल हो सकता है अगर हम हाई ग्रोथ, जो 3% का हमने इस वक्त टारगेट रखा है कि जो 3% हाई ग्रोथ है इस वक्त के सिनारियो में, क्राइसिस में मैं वही कहने लगा था कि 3% एक्चुअली तो हाई ग्रोथ नहीं है, लेकिन जब करेंसी प्रेशर्स, जब फॉरेन, अभी आपने देखा होगा 2.7 या 2.8% जो है, मैं फिगर इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पूरा याद नहीं है, बट अराउंड सम बॉल पार्क फिगर में वो फर्टिलिटी रेट है। तो इतनी ग्रोथ जो है वो तो नॉमिनल भी नहीं रहती, बहुत लो है।
नॉमिनल भी नहीं रहती। एग्जैक्टली तो 3% अगर आप फर्टिलिटी को ऐड करें और 38% इन्फ्लेशन को करें तो ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव ग्रोथ है ये तो। लेकिन यह है कि अगर आप 0.29 पे देखें तो ये 12 फोल्ड इंक्रीज है ग्रोथ का। आप 0.3 से कह लें 3% पे जा रहे हैं, तो वो आपके प्रेशर है, हाँ, बिल्कुल ठीक कह एक्सटर्नल रहे हैं। अकाउंट्स हाँ, पे ये तो प्रेशर है। है, हम उसकी बात एकदम कर रहे इम्पोर्ट, वो हैं। जो नई इंपोर्ट्स इतने साल की गई उन पे वो तो आएगा। इसी तरह मुझे लगता है कि जो रिमिटेंसेस का हमने टारगेट रखा है $33 बिलियन का, वो शायद उस तरह से पूरा नहीं नहीं होगा। उसमें 2-3 बिलियन का डॉलर का भी अगर आप फर्क ले लें, और एक्सपोर्ट्स हमारी तवक्को नहीं है उस तरह से अगेन बढ़ने की, तो अगर आप $5 बिलियन का टोटल डिफरेंस ले लें कि जो गवर्नमेंट ने बजट किया है, प्रोजेक्ट किया है और नहीं है, तो आपका जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो 11 बिलियन के करीब चला जाता है 6 की बजाय। तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो रहेगा। जो तीसरा बड़ा अहम फैक्टर होगा कि वो IMF के ऊपर है कि अगर तो हम 9th रिव्यू क्लियर करते हैं, जो कि जाहिर है मोस्ट लाइकली है, बहुत सारे जो हमने स्टेप्स लिए हैं, बट जब तक हो नहीं जाता तब तक तो हमें वेट करना पड़ेगा। और फिर हम एक नए प्रोग्राम पे जाते हैं। वो प्रोग्राम कब होता है, कैसे नेगोशिएट होता है, ये 3-4 चीज़ें मिल के डिफाइन करेंगी कि रुपये के ऊपर जो प्रेशर है वो कितना रहेगा। बट ओवरऑल जो करेंसी है पाकिस्तान की वो प्रेशर के अंदर रहेगी। प्रेशर मतलब प्रेशर में रहने का मतलब है कि इंक्रीमेंटल साइड पे जिस तरह वो हो रहा है, वो मतलब रुपी डॉलर पैरिटी नेगेटिवली अफेक्ट होती रहेगी। बट किस स्केल पे पूछने की बात। देखिए, स्केल बड़ा अहम, बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त देना जब आपके हर तरफ वोलेटिलिटी है और हर तरफ एक अनसर्टेनिटी है। देखिए, अगर सिर्फ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो और पॉलिटिकली आप स्टेबल हो तो वो एक डिफरेंट सिनारियो होता है। जब आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी चल रही है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी चल रही है, एक्सटर्नल फाइनेंसेस की अपनी अनसर्टेनिटी है, तो बड़ा मुश्किल होता है कोई एक स्केल जो है वो देना उसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट प्रेशर जो है वो करेंसी के ऊपर जो है वो रहेगा। लेकिन एक जो सजेशन है गवर्नमेंट को, मुझे लगता है कि हम खुद भी उस प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। हमें ये जो एडहॉक अरेंजमेंट्स के ज़रिए छोटी छोटी एपिसोड्स हैं आर्टिफिशियल करेंसी स्टेबिलिटी की, चाहे वो इंपोर्ट्स कंट्रोल करके हैं, चाहे वो किसी तरह से हैं, हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। आप इसकी एक मिसाल ले लें कि जब ये गवर्नमेंट आई थी और ख़ासकर जो न्यू फाइनेंस टीम जब आई थी, तो उस वक्त रफली हमारे पास $8 बिलियन के करीब जो रिजर्व्स थे। अगर हम उस वक्त जो ड्यू था टाइम 9th रिव्यू का, अगर हम उस वक्त उसमें चले जाते, 2-2.5 माह का रिव्यू सिर्फ इसलिए डिले ना करते कि हम पहले रुपये को स्टेबल कर लें, दोस्तों से उधार ले लें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, और फिर एक स्ट्रांग पोजीशन से IMF में जाएं, तो वो प्रेशर ना आता जो $3 बिलियन के रिजर्व्स होने की वजह से आए। उसकी तो सर हम फिसल जाएंगे टारगेट से, लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल ये है कि द पावर दैट बी, उनका ये ख्याल था कि पॉलिटिकल ये जो अनसर्टेनिटी है इसे कंट्रोल कर लेंगे, जो नहीं कर सके। इसलिए वो इट्स हम इस पर लेट्स नॉट गो इनटू इट, वो तो और वजह थी। लेकिन अब ये जो करेंसी की एक्सपेक्टेशंस हैं, ज़ाहिर है वोलेटिलिटी है, रुपया होगा डिप्रिशिएट सब्सटेंशियल लेवल। यू कैन सी ए सिग्निफिकेंट डिप्रिसिएशन अगले साल के एंड होने पे 500 पे हो सकता है। नहीं, आई डोंट स्पेकुलेट टू बी ऑनेस्ट, बट सिग्निफिकेंट प्रेशर्स रहेंगे। मैंने जैसे कहा कि 3 अहम फैक्टर्स, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आपकी कैसे होती है, इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस क्या रहती हैं, आप किस ग्रोथ रेट को अचीव करना चाहते हैं, 3% पे जाना चाहते हैं या अगेन लो पे कर्व करने की कोशिश करेंगे। और ये जो, तो ये 3 से 4 चीज़ें। IMF का तो देखें जी, IMF का प्रोग्राम तो सिंपल है। IMF के प्रोग्राम में तो कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। फर्स्ट, वो डॉलर इन डॉलर आउट के दरमियान बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग, जो एक करंट अकाउंट के ऊपर। एक दूसरी चीज़ जो वो चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो अपनी ऑर्गेनिक स्पीड से दोबारा चल पड़े ताकि इनकम भी आनी शुरू हो डॉलर करने के लिए। तीसरी चीज़ वो कॉन्फिडेंस कि अब ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, वो दे के तो हम जो बाकी रिसोर्स, इसके अलावा तो IMF ने और आपको कोई चौथी चीज़ तो कहनी नहीं है ना। मेरे ख्याल आपका जो सबसे अहम पॉइंट है वो तीसरा ही है, क्योंकि बाकी फिर उसी से आगे चलती है। मतलब इसके अलावा कोई चीज़ अगर है तो उसके साथ साथ आप ये ज़रूर रखिएगा कि जब आप IMF रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कॉन्टेक्शनरी होगी। इंटरेस्ट रेट शायद मज़ीद बढ़ाना पड़े,
अगर आप नए प्रोग्राम में जाते हैं उसके अंदर रहते हुए, क्योंकि इन्फ्लेशन आउटलुक विल हाई रिमेन हाई। एक्सटर्नल अकाउंट्स पे जब प्रेशर बढ़ेगा, करेंसी पे प्रेशर आएगा, तो आपको इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो मुझे लगता है कि अगले साल में 2 से 3 चीज़ें साइमल्टेनियसली अचीव करना बड़ा मुश्किल होगा। $6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट के टारगेट पे अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट्स को कर्ब करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट कंट्रोल्स लगाना पड़ेंगे, रखना पड़ेंगे। अगर आप वो रखते हैं तो आपका जो ग्रोथ रेट है 3% का, वो नहीं हो पाएगा। और अगर आपका ग्रोथ रेट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2% के करीब रहने की तवक्को होगी, तो आपके जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं, जो आपने 3% के ग्रोथ रेट पे कैलकुलेट किए हैं, वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, जो हमने मजीद बढ़ाए हैं अभी IMF के प्रोग्राम के अंदर। तो शायद बहुत सारी रिवीजन्स जो हैं वो आगे हम और देख रहे वो होंगे तो उसमें। 100% लेकिन करेक्ट एक बड़ा मैसेज क्लियर है कि इस वक्त पाकिस्तान का प्लान ABCD to Z सब IMF के साथ काम करना है, और हमें जो रिफॉर्म्स हैं वो करना चाहिए। और मैं कल कहीं भी पढ़ रहा था, गवर्नमेंट को बड़ा क्लैरिटी के साथ कि हमें करना क्या है, वो अभी तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। हम आज भी मजबूत रुपए में फंसे हुए हैं। नहीं, कंफ्यूजन तो अगले 1 साल में इन्फ्लेशन वो तो कंट्रोल, पॉलिटिकल उनकी रिक्वायरमेंट है। अगले इलेक्शन एक लड़ने साल उन्होंने। में अगले 1 साल में इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा होगा। आपने खुद देखा है कि टारगेट 21% के करीब है आपका इन्फ्लेशन का, हम जो लोग बजट में कहा है और उन्होंने। इससे हाई रहने की तवक्को है। तो मैं जैसे बार बार आपके हर प्रोग्राम में मेरा ख्याल है जो मेरा इख्तिताम होता है वो यहीं पे होता है कि अगले 1 साल में सोशल सेफ्टी नेट्स, सोशल प्रोटेक्शन, बेटर प्राइस मैनेजमेंट, बेटर प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का यूज़, होल्डिंग को बचाना, इन सारी चीज़ों को बचाना, यही एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, ये मेजर टूल्स होंगे आम आदमी को एक नए IMF के प्रोग्राम के जो एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट्स को दोनों एंगल पे काम करना होगा। रिफॉर्म्स जो ज़रूरी हैं IMF प्रोग्राम के साथ, लेकिन लोगों को प्रोटेक्ट करना। एक चीज़ जो गवर्नमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है इस प्रोग्राम की निस्बत, वो अनड्यू डिलेज है। हमने तमाम पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो डिलेज थे रिव्यू स्टार्ट करने में, मेजर्स को लेने में, उन्होंने हमें हर्ट किया। मुझे लगता है कि अगर हम वो पीछे चले जाएं, पेट्रोल प्राइस फ्रीज से लेके ये जो डिलेज हुए हैं 7th, 8th और 9th रिव्यू का, ये ना किए होते तो शायद हमें आज एक बेहतर नोट पे होते, करेंसी बेहतर नोट पे होती, इकानमी बेहतर नोट पे होती, और हम IMF के साथ भी बेहतर नोट पे होते। क्योंकि अल्टीमेटली वो हमें करना पड़ता है, वो प्रोसेस जो हम स्टैगर कर सकते हैं 4-5 माह के ऊपर, वो हमें 4-5 दिन के अंदर करना पड़ता है। बहुत स्टीप आपको चीज़ करना पड़ती है, जिसकी वजह से इकानमी के ऊपर एक अनसर्टनिटी, एक पैनिक और बेयकीनी का जो माहौल है वो जन्म लेता है। जो भी गवर्नमेंट नेक्स्ट आए, IMF के साथ जो भी कमिटमेंट्स हों, हमें उस पर एक स्मूथ प्रोसेस में अमल करना चाहिए, और एट द सेम टाइम हमें आम आदमी जो है उसको जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड जस्ट टू समराइज, इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ सकता है, करेंसी अंडर प्रेशर रहेगी, जिसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी आएंगे, और तो गवर्नमेंट को ये 2 एंगल्स पे IMF के प्रोग्राम, प्रोटेक्टिंग पीपल, खासकर जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव सोशल सेफ्टी नेट्स और सोशल प्रोटेक्शन अगले 1 साल में कम से कम यही एक ऑप्शन होगा, इसके अलावा नहीं होगा। और फाइनल कमेंट कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर गवर्नमेंट ने जनरेट करनी है तो अच्छी बात यह है कि जो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और इससे जुड़े जो शोबे हैं उन पे फोकस है, क्योंकि आपके जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो टेक्सटाइल है, एक तो हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से वो अनकम्पेटिटिव हो रही होंगी, बट जो ही आप उनको दोबारा उनकी एक्टिविटी को जनरेट करेंगे, उनका चूँकि बहुत सारा जो इम्पोर्ट है वो बाहर से इम्पोर्टेड है उनका इम्पोर्ट, तो आपके एक्सटर्नल अकाउंट्स जो हैं वो प्रेशर में रहेंगे। तो गवर्नमेंट की एक जो मेन फोकस होगा और रहेगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, और इससे जुड़े हुए सेक्टर्स होंगे जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बॉटम लाइन ये हुई कि मदर ऑफ ऑल इल इज़ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से प्रूडेंट डिसीजंस लेने की बजाय पॉलिटिकल डिसीजंस लेने पड़े, और जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए और आगे भी ख़राब है। इसको करेक्ट करना चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस जो है उसे यकीनी बनाना चाहिए। एक बात जो बीच में हुई और बड़ा क्लियरली कि ये नहीं है कि एतमाद की फ़िज़ा कायम करने के लिए जो इन्फ्लेशन के बारे में जो एक्सपेक्टेशन क्रिएट हम करते हैं कम्युनिकेशन के लिए,
उसे इकोनॉमिक प्रिंसिपल के तौर पे देखा जाता है कि जो आप एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रहे थे वो फिर हो जाती है। तो इसलिए इन्फ्लेशन के बारे में और इंटरेस्ट रेट जो है ये बिल्कुल स्टेट बैंक पे छोड़ना चाहिए, ताकि वो टाइम एंड अगेन जो कम्युनिकेशन, स्टेट बैंक की कम्युनिकेशंस जो है वो कम्युनिकेशन नहीं होती, वो एक इकोनॉमिक डिसीजन होता है जो अपना काम मार्केट में करना शुरू कर देता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।